सुप्रभात बच्चों। खूब खुश रहिए और बहुत अधिक ऊर्जावान और मेहनती बनिए। इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपके सामने एक सुविचार रखती हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए। जहाँ तक रास्ता दिखाई देता है वहाँ तक चल पड़ो। वहाँ पर पहुँचने के बाद आगे का रास्ता भी दिखने लगेगा। बस शर्त यही है कि चलते रहो। ये सुविचार आपको यह बताता है कि जीवन में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। जहाँ जीवन ठहरा, मनुष्य का विकास या उन्नति वही रुक जाती है। गतिशीलता से मतलब या चलते रहने से मतलब ये नहीं कि आप वॉक करते रहिए, बल्कि गतिशीलता या चलते रहने से अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। आपने जो एक गोल सेट किया है उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, ये मतलब। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पाठ 5 तक के भाषा अभ्यास और भाषा माधुरी के सभी विषयों को पढ़ा, लिखा और जाना। आज मैं कुछ मूलभूत चीज जो कि आपने भाषा अभ्यास में लिखा भी है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने बच्चों अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और विज्ञापन, ये तीनों चीजें अपने भाषा अभ्यास में रचना कार्य के रूप में किया। मैंने बहुत से बच्चों में कुछ कमियां पाई, इसलिए आज का ये सत्र मैं आपको अनुच्छेद लेखन कैसे करना है, विज्ञापन कैसे बनाना है और संवाद लेखन कैसे करना है, ये मैं आपको सूक्ष्म बातें, कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अनुच्छेद लेखन की ओर बढ़ती हूँ। अनुच्छेद लेखन, प्यारे बच्चों ध्यान इधर। अनुच्छेद लेखन अर्थात निबंध का ही एक छोटा रूप आप इसको मान सकते हैं। अनुच्छेद लेखन अर्थात निबंध का ही एक छोटा रूप। छोटा रूप, हाँ। जैसे निबंध में हम प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार इस तरह से लिखते हैं और अनेक अनुच्छेद चेंज करके। अनुच्छेद इंग्लिश में आप जिसे पैराग्राफ कहते हैं उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद माने कुछ वाक्यों का एक समूह, ठीक है, जिसमें संबंधित विषय को बताया गया। ठीक, तो अनुच्छेद, जब आप निबंध लिखते हैं तो कई अनुच्छेद उसमें लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में पूरी बात एक जगह से शुरू होगी, पहले वाक्य से, और उसी एक अनुच्छेद में आखिरी वाक्य पर खत्म होगी। कहने का मतलब ये कि आप अनुच्छेद परिवर्तन नहीं करेंगे। अपनी पूरी बात जो विषय दिया गया है उससे संबंधित सारी बात आप एक अनुच्छेद में लिखेंगे। अनुच्छेद लेखन कम से कम 8-9 लाइन का होना ही चाहिए और उससे बड़ा भी हो सकता है। कई बार शब्द सीमा दी जाती है कि आप 80 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए या 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए, तब तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। आप शब्दों की काउंटिंग करके उस हिसाब से अनुच्छेद लिख लेते हैं। अन्यथा यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप कम से कम 7-8 लाइन तो लिखिए अनुच्छेद में। ठीक है बच्चों। अब अनुच्छेद, जैसे आप टब में पानी रखा है उसमें एक कंकड़ी डालते हैं। जैसे ही आप कंकड़ी डालते हैं, कंकड़ का छोटा टुकड़ा डालते हैं, तो देखिए उसमें एक घेरा बनता है छोटा। फिर वो घेरा बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है। तो जो वो छोटा घेरा है वो आपके वाक्य है, और उन वाक्यों से जुड़ते हुए आपका जब वो घेरा जहां समाप्त होता है वो अनुच्छेद। ये मैंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया, मेरी बात आप समझ गए होंगे। और वाक्य अनुच्छेद के कैसे होने चाहिए।
ऐसे वाक्य होने चाहिए जिसमें भाव, जिसमें तथ्य और जिसमें अच्छे शब्द रूपी पंखुड़ी आपके हर वाक्य होने चाहिए। और इन पंखुड़ियों से जुड़कर अनुच्छेद एक फूल का रूप लेना चाहिए। अनुच्छेद को फिर से समझ लीजिए, वाक्य आपकी एक पंखुड़ी की तरह होना चाहिए जिसमें आपके तथ्य भी हों, आपके भावाभिव्यक्ति भी हो और जिसमें अच्छे शब्द भी। इतनी बात समझ में आई? तो अब इस पंखुड़ी को से तैयार होता है आपका अनुच्छेद रूपी फूल। सबसे पहले मैं इस संबंध में आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि बहुत आवश्यकता से अधिक विषय को विस्तार अनुच्छेद में नहीं देना चाहिए, बल्कि सारांश में आपको अपनी बात को कह देना है। शुरू की एक दो पंक्तियों में विषय का परिचय देना है या प्रस्तावना के रूप में लिखना है। अगली 3-4 पंक्तियों में विषय को विस्तार देना है और अंत की एक दो पंक्तियां या 3 पंक्तियों में आपको विषय को कंक्लूड करना है या उपसंहार के रूप में उसका निष्कर्ष या निचोड़ क्या है वो। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद हम कैसे लिखें। जैसे मैंने आपको दिया था पेड़ हमारे मित्र, इस विषय पर या पेड़ों के महत्व पर अनुच्छेद लिखने को कुछ बच्चों ने तो काबिले तारीफ प्रस्तुति की, किंतु बहुत से बच्चों ने 2 लाइन 3 लाइन कि पेड़ हमें औषधि देता है, शुरुआत ऐसे कर दिया, पेड़ हमें औषधि देता है, पेड़ हमें लकड़ी देता है, पेड़ हमें ठंडी और साफ हवा देता है। ऐसे नहीं लिखना है। अब आप क्लास 5 में पहुंच गए हैं तो एक लिखने का सही तरीका सीखिए। ये अनुच्छेद लेखन आपके आगे भी काम आता जाएगा। तो अब आप फिर से समझ लीजिए कि अनुच्छेद लेखन में मैंने आपको क्या बताया। सही शब्दों का चयन, सही वाक्यों का चयन, भावाभिव्यक्ति सही हो, माने अपने भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से हो। अनुच्छेद छोटा होना, बड़े विषय को छोटे रूप में खास खास बिंदुओं को ही उसमें प्रस्तुत करना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद लेखन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब हम लोग लेखन में अनुच्छेद लेखन के बाद संवाद लेखन पर चलते हैं। संवाद लेखन, आप लोगों ने बच्चों संवाद का अर्थ क्या है? संवाद माने बातचीत। संवाद माने एक दूसरे के साथ जो हम बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कह सकते हैं। ये संवाद ग्राहक, क्रेता और विक्रेता के बीच में होता है। ये संवाद शिक्षक छात्रों के बीच में होता है। ये संवाद पिता बच्चे के बीच में, माता बच्चे के बीच में, आपसी दोस्त मित्र के बीच में। जब 2 या 2 से अधिक दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो उसे हम संवाद कहेंगे। ठीक है? संवाद क्या है? संवाद किस तरह से लिखा जाना चाहिए? जैसे आप लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था कि 2 भाइयों के बीच घड़ी को लेकर के झगड़ा हो रहा है, उसे संवाद लेखन में प्रस्तुत कीजिए। ये था। कुछ बच्चों ने 2 लाइन में लिख दिया, घड़ी मैं लगाऊंगा, घड़ी तुम नहीं लगाओ। हो गया? नहीं। या हाँ नहीं, एक लाइन में आपने लिख दिया, हाँ भैया मुझे दे दोगे, हाँ मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये ना लिख करके नहीं। ऐसे नहीं संवाद लेखन होता है। संवाद लेखन में पूरे वाक्य में आप लिखेंगे, नहीं मैं तुम्हें यह घड़ी नहीं दूंगा, भैया आप मुझे ये घड़ी देंगे, हाँ मैं तुम्हें ये घड़ी दूंगा। इस तरह से पूरे वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा, वाह, ये केवल पूरा वाक्य नहीं है, इस तरीके से नहीं। ठीक है? संवाद लेखन कई तरीके से आप देखते हैं इसका प्रयोग। जैसे कहानी में भी आपको संवाद लेखन दिखाई देता है। जैसे माँ ने बच्चे से कहा, फिर उसके बाद आप अगली पंक्ति में देखते हैं, बच्चे ने माँ को साफ साफ बता दिया सारी बातें। इस तरीके से आप यहाँ पर माँ और बच्चे का संवाद कहानी में भी देख लेते हैं।
इसी तरह यदि लेखक निबंध लिख रहा है तो वहाँ भी आप देखते हैं निबंध में भी संवाद लेखन का प्रयोग। अपने से ही अपने से ही प्रश्न करता है लेखक और अपने से ही जवाब देता है। जैसे, क्या बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों हुई? और उसके बाद फिर खुद जवाब देता है, हाँ ये चीज इस तरीके से हुई। जैसे मैं कई बार आपसे बात करती हूँ तो मैं खुद कह देती हूँ आप जबकि मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम करके कि आप ये सोच रहे होंगे, मैं खुद कह देती हूँ जरूर आपके मन में ये चल रहा होगा। मैं ही प्रश्न करती हूँ और मैं ही ये जवाब दे लेती हूँ। आपके बाल मन को पढ़ते हुए या सोचते हुए, या इतने बच्चों को मैंने जब हर वर्ष पढ़ाया उस आधार पे कि आपके लेवल के बच्चों के प्रश्न क्या हो सकते हैं, उस आधार पर मैं ही खुद जवाब देती हूँ। तो संवाद लेखन दो लोगों के बीच मुख्य रूप से होता है, लेकिन कई बार कहानियों में, निबंध में, या भाषण के दौरान, या बोलते समय भी अकेले भी व्यक्ति संवाद को प्रस्तुत कर देता है। सच्चे अर्थों में आपको इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप कक्षा 5वीं के हैं, मैंने एक हल्की जानकारी जरूर दे दी, लेकिन संवाद लेखन जो आपके स्तर में है वो दो दोस्तों, दो लोगों के बीच का ही संवाद लेखन आपको अच्छे से जानना चाहिए। जैसे घड़ी वाला तो आप लोगों ने विषय जान ही लिया जो आपके पाठ में था। मैं अगर ये संवाद आपको लिखने के लिए दूं कि दो दोस्त क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसे संवाद शैली में प्रस्तुत कीजिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक राम बन जाए, एक मोहन बन जाए। राम क्या बोलता है, दोस्त आज भारत और इंग्लैंड के बीच मैच देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा दूसरा दोस्त जो मोहन है वो बोलता है कि हाँ, अब बस थोड़ी ही देर में तो शुरू होने जा रहा है, चलो हम लोग दूरदर्शन पर मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं। फिर अब राम बोलेगा, इस तरह से आप क्रिकेट से संबंधित कि मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि भारत की टीम बहुत अच्छा खेलेगी और हर बार की तरह इस बार भारत विजयी होगा। अब मोहन बोलेगा, ऐसे क्रम सिलसिलेवार तरीके से। और शुरुआत आप करके अंत कंक्लूड जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दें। अंत में, हाँ क्रिकेट का मैच बहुत अच्छा रहा, चलो जैसी हम लोगों ने उम्मीद की थी वैसा ही रहा, और इसके साथ हमारा भारत विजयी हुआ। ऐसे करके कंक्लूड करके बीच में नहीं छोड़ना है। आप संवाद को लिखते हैं। संवाद लेखन भी एक दो वाक्य में नहीं कि आमने सामने वाला दो वाक्य वो बोला, दो वाक्य हम बोले, खत्म। ये तो केवल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल औपचारिकता हो। संवाद लेखन भी कम से कम 4-5 लाइन का, एक एक व्यक्ति का संवाद, एक एक व्यक्ति के की बात के वाक्य तो होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो संवाद लेखन के बारे में भी आपने जाना। अब आप जब भी आगे संवाद लेखन लिखेंगे, या पिछला जो संवाद लेखन मैंने अगर सुधारो लिखा है या फिर से लिखो लिखा है तो उसको सुधार लीजिएगा। अब आप लोगों ने विस्तार से इसको समझा है। तीसरा, आप लोगों को मैं विज्ञापन की ओर ले चलती हूँ। विज्ञापन या इश्तहार या एडवर्टीजमेंट, ये विज्ञापन का अर्थ है इश्तहार या एडवर्टीजमेंट। प्रायः आप देखिए तो बाजारवाद या किसी भी चीज का बाजारीकरण अब बहुत ज्यादा हो गया है। पहले इतना हर एक, मतलब यहाँ तक कि हर एक त्योहार भी एक बाजार में दिखाई देने लगा है। पहले त्योहार घरों में हुआ करते थे, पहले त्योहार उत्सव कुछ भी ये घर परिवार और अपने समूह में हुआ करते थे, लेकिन अब ये बाजार में भी दिखने लगे हैं। जहाँ कोई क्रिसमस आया तो उससे संबंधित चीजें बाजार में पूरी जगहों पर दिखने लगती हैं। जहाँ कोई भी त्योहार आया उससे संबंधित चीजें। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए, और साथ में विज्ञापन भी इन सारी चीजों से संबंधित है। आप अगर कोई चुनाव है
तो देखिए विज्ञापन के पोस्टर बैनर लग जाते हैं, आप हर जगह निगाह घुमाइए तो आपको दिखने लगते हैं। अगर इलेक्शन का समय नहीं है तो आप वैसे घूमिए तो कहीं सुधा दूध का प्रचार, तो कहीं हीरो होंडा गाड़ी का प्रचार, तो कहीं किसी हर एक समय किसी न किसी चीज का प्रचार आप देखेंगे हर जगह। फिर आप अगर अच्छा सा कोई सीरियल देख रहे हैं, दूरदर्शन में कोई धारावाहिक देख रहे हैं, तो बीच में आपको कोई प्रचार आकर के तरह तरह की बातें आपको बताने लगेगा, आपको आकर्षित करने लगेगा। ये इश्तहार या विज्ञापन आज हमारे जीवन का एक जैसे अंग बन गए हैं। हमारे जबान पर उनके स्लोगन या उनके कुछ लाइन जबान पर चढ़ गए हैं, और उसका एकमात्र कारण है कि ये विज्ञापन इतने ज़्यादा आकर्षक बनाए जाते हैं कि मनुष्य उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इस तरीके से मनुष्य को लुभाते हैं या आकर्षित करते हैं कि मनुष्य उससे प्रभावित होता ही है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने पाठ 5 में एक छोटा सा विज्ञापन लेखन भाषा अभ्यास में आपको लिखने के लिए दिया गया था। कुछ बच्चों ने केवल चित्र ही बना दिए, कुछ ने उसमें उससे संबंधित स्लोगन लिखे तो बहुत सही नहीं लिखे, कुछ ने बहुत अच्छा भी लिखा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन बिंदुओं पर ध्यान आपका दिलवाऊं। विज्ञापन लेखन के समय आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान देना जरूरी है। मैं पहले आपका ध्यान कुछ खास विज्ञापन जो जिससे आप भी भली भांति परिचित हैं उसकी तरफ दिखाना चाहूंगी। इसे पहले ध्यान से देखिए, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे। अंत में चाबी मिल ही गई, वर्षों की भयंकर परेशानी दूर हो गई। हाँ, आप भी लगाइए इस चाबी को। झंडू के च्यवनप्राश ने वर्षों से खराब स्वास्थ्य को फिर से ताजगी और उत्फुल्लता दे दी है। ताजगी और उत्फुल्लता, उत्फुल्लता माने प्रसन्नता, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रचार। व्यवहार कुशल वह है जो व्यवहार कला जानता है। भाषा कुशल वह है जो व्याकरण व्यवहार पढ़ता है। व्याकरण के नियमों का सुखद संसार जो बनाता है व्याकरणों को चुटकुलों सा मजेदार। ये व्याकरण की एक किताब का प्रचार था। इसके पहले झंडू के च्यवनप्राश का प्रचार था, और अब बिग बाजार इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी नया बिग बाजार का ही है। फिर अमूल, आप लोग अमूल बटर का प्रचार जानते होंगे, टेस्ट ऑफ इंडिया। फिर इसी तरह LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस तरह से ये प्रचार मैंने आपको इसलिए दिखाए, आपको ये प्रचार नहीं बनाने हैं बेशक, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी कि विज्ञापन ऐसे आप बनाइए कि आदमी के जबान पर चढ़ जाए, आदमी के दिमाग पर असर कर जाए, वो मन में उतर जाए। ऐसे विज्ञापन बनाइए और आदमी को बहुत, देखने वाले को बहुत अधिक प्रभावित करें। आपका जो उद्देश्य है विज्ञापन के द्वारा किसी को प्रभावित करना या लुभाना या उससे प्रेरित करना, वो पूरा। अब आप लोगों ने जो विज्ञापन बनाए थे उसमें जो कमियां हैं उसको सुधार लीजिएगा। मैंने आपको विज्ञापन का विषय दिया था, क्या हमें पौष्टिक भोजन के रूप में खाना चाहिए, इस पर आधारित विज्ञापन बनाइए। अगर इसी तरह के किसी विषय पर मैं आपको विज्ञापन दूं, जैसे आतिशबाजी मुक्त दीपावली, ठीक है, या पर्यावरण बचाओ, इस पर एक विज्ञापन बनाइए, या स्वच्छता अभियान, इस पर एक विज्ञापन बनाइए। ये अगर मैं कुछ विषय दूं तो इस पर आपको सोचना होगा कि कैसे बनाएं। जैसे स्वच्छता अभियान,
पहले आप एक बहुत ही आकर्षित करने वाला, बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाइए संबंधित विषय से। जैसे स्वच्छता अभियान, तो आप अच्छे बच्चों को या कुछ सफाई करते हुए दिखाइए। ऐसी सफाई जो कि घर की ही ना हो, बल्कि समुदाय या समूह या मोहल्ले या स्कूल विद्यालय, कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ वो सफाई जो सबके साथ मिलकर आप कर रहे हो, ऐसा कोई चित्र बनाइए। ठीक है। और फिर वहाँ पर एक सुंदर सा स्लोगन लिखिए स्वच्छता से संबंधित। इसी तरह से आतिशबाजी मुक्त दीपावली, आप दियों की एक अवली बनाइए, अवली माने पंक्ति बनाइए। फिर वहाँ पर आप लिखिए कि दीपावली सच्चे अर्थों में यही दीपावली है। और दूसरी तरफ आप क्रैकर्स या पटाखों का चित्र बनाकर उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए कि अब की बार आतिशबाजी मुक्त त्योहार, ऐसा स्लोगन लिख सकते हैं। या अब की बार ऐसी दीपावली जिसमें आतिशबाजी का कोई स्थान न हो, ऐसी करके कुछ स्लोगन आप डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा विषय यहीं पर, अब मैं अपने विषय और अपनी वाणी पर विराम देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना समझाना काफ़ी होगा तीनों विषय के लिए। और आप तीनों विषय पर अब अपने विचार एक बना चुके होंगे मेरे समझाने के बाद। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो सत्र के दौरान निश्चित पूछ लीजिएगा, और अभी ही पूछ लीजिएगा। आज मैं आपको गृह कार्य के रूप में एक विज्ञापन बनाने के, लेखन नहीं, एक विज्ञापन बनाने को दे रही हूँ, और एक अनुच्छेद लेखन और एक संवाद लेखन दे रही हूँ, जिसे आज ही शाम को 5 से 7 के बीच में जमा कर दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। धन्यवाद।